अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, जो 2024 है उसका अख्तिताम पॉजिटिव नोट के ऊपर हुआ पाकिस्तान के हवाले से। अगर हम देखें कि मईशत जो है वो भी एक उड़ान पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया और मईशत के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें हमने देखा कि हम पहली बार इस वक्त करंट अकाउंट सरप्लस में है। इसके अलावा आपने देखा कि जो महंगाई है वो तकरीबन जो है वो 4.1% की शरह के ऊपर आ गई। हमने देखा कहाँ वो मई 2023 के अंदर 38% थी, इस वक्त जो 4.1% के ऊपर आई हुई है। फिर हमने देखा कि कुरम का जो अमन जिरगा था उसके अंदर जो है मामलात तय पा गए, एक मुआहिदा हो गया और एक पाकिस्तान के लिए जो बड़ा एक नाइट मेरिश सिचुएशन थी, एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा था कि उसको हमने जो है वो काफ़ी हद तक लगता है ऐसा है, अभी देखना है कि आगे ये कहाँ जाएगा, लगता है ऐसा है कि उसको हमने जो है काबू कर लिया है। फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का राउंड जो है दूसरा राउंड वो भी इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और उसके हवाले से भी जो है वो बातें अच्छी बातें दोनों साइड से आ रही हैं। तो अब पाकिस्तान जो है उसके हवाले से सिक्योरिटी के और ये पॉलिटिकल दहशत गर्दी भी जो अब पाकिस्तान के अंदर एक नई इस्तिलाह भी इस्तेमाल हो रही है कि सियासी दहशत गर्दी भी, क्या ये बड़े चैलेंजेस के तौर पर 2025 आइंदा आने वाले साल के अंदर जो शुरू हो चुका है, क्या इसमें सामने आएंगे? और जब हमारे यहाँ कंसेंसस जो है जिन मामलात के ऊपर जब तक नहीं होगा, जो ख्वाह वो सिक्योरिटी हो, ख्वाह वो मईशत हो, ख्वाह वो जमहूरियत की मजबूती हो, जब तक कंसेंसस नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? और कंसेंसस करना किसने है, उसको लीड किसने करना है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? इन तमाम डेवलपमेंट्स का एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी है, बाहर से प्रेशर भी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है और कुछ हद तक आना भी शुरू हो गया। पाकिस्तान उसको कैसे नेविगेट करेगा? तो इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक गोंदल साहब। आप सीनियर तजिया निगार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक साहब, अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करना चाहूँ, क्या आपको लग रहा है कि 2025 का जो आगाज़ है वो पॉजिटिव नोट के ऊपर हुआ? हमने ये भी देखा कि कुरम का अमन मुआहिदा भी हो जाता है, उड़ान पाकिस्तान इक़्तिसादी प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान का नया इक़्तिसादी मंसूबा वो भी लॉन्च हो जाता है और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक ऐसी अनहोनी भी हो जाती है जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि जी तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। आप इन तमाम डेवलपमेंट्स को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि 2025 का आगाज़ अगर हम ये कह लें कि हमने बड़े बड़े ऐलानात कर लिए और उसके पेश नज़र हम ये कहें कि 2025 का जो साल है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये हकीकत पर मबनी नहीं होगा। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि 2024 का इख्तिताम और 2025 का इख्तिताम जो आगाज़ है वो बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आया है। मिसाल के तौर के ऊपर अभी जैसे दहशत गर्दी के वाक़यात की हम बात करते हैं तो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर 169 जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस यानी कि खुफिया इतलात पर मबनी ऑपरेशंस करती हैं। जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, दहशतगर्द बड़ी तादाद के अंदर मारे जा रहे हैं और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर जानों का नजराना दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी दहशतगर्द अनासर, उनके स्लीपर सेल्स और उनके सहूलतकार मौजूद हैं। तो 2020 का जो साल था वो पुरअमन साल था। उसके अंदर हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए थे। अभी तो ये तवक्को है कि अगर खुदा न खास्ता ये दहशतगर्दी के वाक़यात यूं ही होते रहे तो फिर 2014 या 2014 से पहले वाले जो पाकिस्तान था जिसके अंदर हमें बेशुमार दहशतगर्दी के वाक़यात नज़र आते थे कि सूरत हाल खुदा न खास्ता वो रुख इख्तियार ना कर ले, तो 2025 के अंदर हम देखते हैं कि ये दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। फिर सियासी अदम इस्तेहकाम की हम बात करते हैं। जब तक आपके मुल्क से सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा नहीं होगा तब तक आप माशी लिहाज से खुद कफील नहीं हो सकते, अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते, बाहर की जो सरमायाकारी है वो खुले दिल के साथ पाकिस्तान नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन देखना ये है कि जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की गूंज सुनाई दे रही है, ये किस हद तक कामयाब होते हैं। ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया और इसी के ऊपर जो है हमें नज़र रखने की, गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। आपने जैसे कि जिक्र किया दहशतगर्दी के चैलेंज का, अगर मैं आपके सामने जो है CRSS जो है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ उनकी हालिया रिपोर्ट आपके सामने रखूँ, उसके मुताबिक तकरीबन जो है 685 सिक्योरिटी पर्सोनल की शहादतें हुई 2024 गुज़िश्ता साल के अंदर, और ये वाला जो फिगर है ये सेकेंड लार्जेस्ट
लार्जेस्ट फिगर है 2014 के बाद। 2014 के अंदर हमारे पास जो है 800 शहादतों का फिगर था। जो लॉ इन्फोर्समेंट हमारी जो है जवान है हमारे, तो आप क्या देखते हैं कि क्या ये वाले जो फिगर्स हैं ये हमारे सामने 2025 में भी ऐसे ही आते रहेंगे, हमारे जवान ऐसी ही शहादतें जो है नोश करते रहेंगे? आपने देखा कि कैसे यहाँ पर ये भी बात वाज़ेह है कि सबसे ज़्यादा शहादतें बलूचिस्तान और केपी के अंदर होती हैं। इस वक्त भी क्या हमारे ये वाले जो रीजन्स हैं इनमें दहशत गर्दी का सामना ही हमें रहेगा, या हमारी जो डायरेक्शन, जो कि ये भी कहा जाता है कि जो एक काइनेटिक होता है काउंटर टेररिज्म और एक नॉन काइनेटिक होता है, तो 20% काइनेटिक होता है और हम जो है शायद अपना मेजर पार्ट जो है 20% काइनेटिक का कर चुके हैं और अब हमें नॉन काइनेटिक की जानिब भी जाना है। क्या हम जाएंगे इस साल उस जानिब? अच्छा, ये तो मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से ही सूरत हाल है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि देखें, अगर तो हम ये कहते हैं ना कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत है उसको 3 साल से ज़ायद करसा मुकम्मल हो चुका है। अगर वो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से पाकिस्तान के साथ तावन कर रही होती तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी होगी। अब बदकिस्मती ये है कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के जो साबिक सदूर हैं अशरफ गनी और हामिद करज़ई, उनकी जब हुकूमत थी तो पाकिस्तान को तवक्को थी कि कभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया तो फिर अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल नहीं होगी। क्योंकि हमें तो बताया गया था कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हाँ, उसकी वजह यह है कि जो अफ़गान तालिबान का अमेरिका के साथ दोहा के अंदर अमन मुआहदा हुआ था, उसके अंदर अफ़गान तालिबान ने खुद अमेरिका को यकीन दहानी करवाई थी कि हमारी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया, पाकिस्तान ने बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बड़े मौसर इकदाम किए, लेकिन अफ़गान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है सिर्फ इतना ही नहीं कि वो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से कोई मौसर इकदाम नहीं करते, बल्कि बदकिस्मती ये है कि अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, उनके पास वो असला है जो अमेरिका और नेटो अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़ कर गए थे। मियाँ वाली एयर बेस को देख लें, ज़ोब कैंट के ऊपर जो हमला हुआ, लातादाद बेशुमार नाम मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पे वही अमेरिका और नेटो का असला इस्तेमाल हुआ। तो जब तक अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के साथ तावन नहीं करेगी और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से मौसर इंतजाम और इकदाम नहीं होते, तब तक बदकिस्मती से ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। और बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनकी कार्रवाइयों के अंदर ग़ालिबन 119% इजाफा हुआ है। उसके अंदर ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो बलूचिस्तान और KPK की जो सूरत हाल है बदकिस्मती से होना नहीं चाहिए, होप फॉर दी बेस्ट, लेकिन लगता है ऐसे कि 2025 के अंदर भी ये जो है अभी तक इसी तरीके से ये दहशत गर्दी के वाक़यात चलते अच्छा, इसमें साथ में हम ये भी देखते हैं कि एक जानिब जो है शायद अफ़गान हुकूमत की एक कैपेसिटी का भी इशू आ जाता है, उनकी इंटेंट का भी मसला आ जाता है। हमने देखा है कि उनकी जानिब से जो है एक बयान ये भी आता है कि जी TTP तो हमारे गेस्ट है, हम अपने गेस्ट के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर सकते। और लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये वाली जो लोग हैं आइडियोलॉजिकल इनमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने ये कि आइडियोलॉजिकल जो है वो भाई के साथ जो इस तरीके से वो करेंगे, दे आर आइडियोलॉजिकली ट्विंस। तो क्या आपको लगता है कि हमारे पास पाकिस्तान के पास कौन सा लिवरेज है कि अफगान गवर्नमेंट को कायल करे? क्या हमें रीजनल फोरम्स यूज़ करने चाहिए, जैसे हमारे पास SCO है, उसका रैट्स बड़ा जो है इंपॉर्टेंट तरीन उसका जो है कंपोनेंट है कि रैट्स को हमारी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी है, जो रैट्स का ऑफिस है, हमारी मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पर है। क्या हम रीजनल फोरम्स को यूज़ करें? फिर अगर असला नेटो का जो वहाँ पर पड़ा हुआ है तो हमें क्या जो है US को इसके वाले से जो है मोबिलाइज करना होगा। आपने ये भी देखा कि अभी वहाँ पर न्यू ईयर के मौके के ऊपर एक पॉसिबल IS थ्रेट वहाँ पे था और उसमें एक IS का हमला भी हुआ, जो कि वो अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है कि वहाँ पर पॉसिबल वो अटैक जो है वो IS ने किया, जो ट्रक जो है लोगों के ऊपर चढ़ गया। तो क्या काउंटर टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को यूनिलेटरली जो है कन्विंस कर सकता है, या हमें रीजनल और ग्लोबल फोरम्स को एक्टिवेट करना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जब हमने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब का आगाज़ किया तो हमने उस वक्त अफ़गान क़यादत को बताया था कि हमने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ फैसला कुन कार्रवाई और जंग का आगाज़ कर दिया। ये यहाँ से भागकर अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर दाखिल होंगे। आप बराए मेहरबानी या तो उनको पकड़ कर हमारे हवाले कर दें या फिर अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर इनको ख़त्म कर दें। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ से तावन नहीं मिला। अभी जैसे आपने कहा ना कि अफ़गान तालिबान की बुरी हुकूमत ये कहती है कि हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, आपके गेस्ट हैं, अगर मेरे घर के अंदर कोई मेहमान आ जाए तो मैं उसे कतई तौर के ऊपर ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो यहाँ से घुसे और मेरे हमसायों के घर के अंदर जाके कोई तूफ़ान बर्पा कर दे। अगर आपके मेहमान हैं आप संभाल के रखें। आपके पास ये हक नहीं है कि आप ये कहें कि हमारे मेहमान हैं, आपके मेहमान भी हों, आप उनको महफूज पनाहगाहें भी दें और वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात भी करते रहें। जहाँ तक आलमी बरादरी को इंगेज करने की आपने बात की, जब शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे तो उस वक्त उन्होंने DGISPR के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर उन्होंने डोजियर्स लहरा कर दिखाए थे और उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास सबूत हैं
افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS اور ہندوستان کی خفیہ ایجنسی را جو مل کر پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں. تو ابھی ہم یونائٹڈ نیشن سمیت دنیا کے جو باثر ادارے ہیں اور باثر ممالک ہیں, ہم ان کو یہ ڈوزیئرز دیں گے, ہم بھیج رہے ہیں. بھیجے, اس کے بعد کیا ہوا؟ افغان سرزمین تو اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو بین الاقوامی برادری کے جب تک آپ کے ساتھ مفادات نہیں جڑے ہوئے, آپ کے مفادات کا کوئی تحفظ نہیں کرے گا. لیکن ہم نے پہلے بھی, ہماری یہ کیپیسٹی ہے کہ اگر ہمارے خلاف ایران اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہوگی تو ہم ان کی سرزمین کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. اور اس طرح سے کاروائیاں پہلے بھی ہوئی ہیں, ابھی گزشتہ دنوں سے بھی آپ سن رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. آپ نے جیسے را کی بات کی نا, تو میں آپ سے سوال انڈیا کے حوالے سے رکھوں گی کہ انڈیا جو ہے وہ گلوبلی بھی جو ہے ٹیرر فائنینسنگ کے علاوہ جو ہے اس وقت ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگس بھی کر رہا ہے, اسیسینیشنس بھی کر رہا ہے, دوسرے ممالک کی سوورنٹی جو ہے وہ بھی اس کو جو ہے وائلیٹ کر رہا ہے, بلکہ کینیڈا سے اس کا ڈپلومیٹک فال آؤٹ ایسے ہی ہوا. تو ایسے میں انڈیا کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی سینکشنز نہیں آتی. سینکشنز لگ جاتی ہیں پاکستان کے دفاعی نظام کے اوپر, میزائل پروگرام کے اوپر, ایون کہ پہلی بار ہمارا نیشنل ڈیفنس کمپلیکس جو ہے اس کے اوپر بھی سینکشنز لگ جاتی ہیں. تو یہ جو دوہرا معیار ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا, اور اس کے علاوہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی جو ہے بہت زیادہ شروع جو ہے پاکستان کے حوالے سے آتا ہے, جبکہ ہم نے دیکھا کہ رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر کی دھجیاں غزہ کے اندر اڑائی جا چکی ہیں. تو پاکستان جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو یونیلیٹرل ویسٹرن پریشر ہے, ہپوکریسی ہے, یہ اس کو کیسے نیویگیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ابھی آپ نے غزہ کی بات کی نا, آپ بدقسمتی سے ممالک کو دیکھیں, آپ افغانستان کو دیکھیں, آپ شام کو دیکھیں, یمن کو دیکھیں, لیبیا کو دیکھیں, غزہ کو دیکھیں, لبنان کو دیکھیں, جہاں جہاں پہ مسلمان ہیں ان کا قتل عام ہو جائے, ان کی شہادتیں, وہ اس کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے, کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں ہے. یہ دنیا کا اصل جو ہے چہرہ ہے, جو یہ لگاتے ہیں نا کہ انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں, یہ وہ کسی جگہ کے اوپر 2-4 لوگ کارروائی ان کی اپنے اگر ہلاک ہو جائیں تو وہ تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے لیتا ہے. لیکن مسلمانوں کے پورے ملک آپ نے تباہ کر دیے, تو آپ نے کیا کر لیا؟ اچھا, جو دوسری آپ بات کر رہے تھے نا, اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے حوالے سے, اب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں نا. امریکہ کے اندر ایک 9/11 ہوا تھا جس کے اندر 2996 افراد جہاں باق ہوئے. امریکہ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان کے اوپر چڑھائی کی, پاکستان امریکہ کا اتحادی بنا, ان کے 2996 افراد ہلاک ہوئے. ہم نے 80,000 سے زائد قیمتی جانوں کی قربانی دی, $160 ارب سے زائد کا معاشی نقصان برداشت کر لیا, اور امریکہ کیا کرتا رہا؟ بار بار پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا. یہ تو ایک اینگل ہے نا. پھر اس کے اندر اگر ہم پاکستان کی ان قربانیوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے قربانیاں دی. لیکن اس کے برعکس اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو وہاں پہ پٹھان کوٹ حملہ دیکھ لیں, ممبئی اٹیک وہ پہلے ہو گیا تھا, اڑی اٹیک دیکھ لیں, پلوامہ حملہ دیکھ لیں. یہ ثابت ہوا کہ یہ فالس فلیگ آپریشنز تھے جو ہندوستان نے خود کروائے. لیکن امریکہ اور باثر ممالک کی دنیا میں پاکستان آج بھی دہشت گردی کا ایپی سینٹر یعنی کہ مرکز ہے, اور ہندوستان دہشت گردی کا وکٹم ہے. قربانیاں ہم دیں اور ہمارے اوپر ہی دہشت گردی کا مرکز ہونے کا الزام لگ جائے تو پھر یہ کہاں پہ آپ کو جو ہے نظر آتا ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی چیز ہے کہ وہ حقائق پر مبنی اشتیاق. آپ نے ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ اٹھایا اس وقت کہ کیسے جو ہے 9/11 کے بعد وہ ان 2000 سے زائد جو جانیں انہوں نے گنوائیں, اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پورے مڈل ایسٹ کی اور ادھر افغانستان کی تباہی پھیر دی. وہیں پہ جو پینٹاگون پہ حملہ ہوا تھا وہ ساتھ میں اس کا بھی بار بار جواز دیتے تھے کہ جی پینٹاگون پہ حملہ ہو گیا, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اب ہم جو ہے تباہی پھیر دیں گے, اب ہم دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے ہم سیٹ کریں گے, ہمیں پورا رائٹ ہے اس کا. انہوں نے ایک مورل جواز بنا لیا. پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ 9 مئی ہوتا ہے, ہماری دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہوتا ہے, اور کور کمانڈر ہاؤس کو یعنی کہ ہماری فوجی گیریزنس کو آپ نشانہ بناتے, شہدا کی یادگاروں کو مسمار کرتے. اس کے بعد جب ہم جو ہے ایک ٹرائل کرتے ہیں, ایک احتساب کا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, انٹرنیشنل آؤٹ کرایا آ جاتا ہے ہمارے اوپر پاکستان کے حوالے سے جو ہے, اور پاکستان کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ جی آپ ٹرانسپیرنسی نہیں کر رہے, آپ جو ہیں وہ ICCPR کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. تو ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مگر آج جو فوجی عدالتوں نے کیسے جو ہے 19 ملزمان کو جو ہے وہ بالکل بری کر دیا, اور ان کو جو ہے ساتھ میں اس کے علاوہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اپریل کے اندر بھی 20 لوگوں کو جو ہے وہ رہائی دی گئی تھی. کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم ایک کیٹیگوریکل انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج دے دیا گیا ہے کہ جو ہے ہمارا جو پروسیس ہے یہ ٹرانسپیرنسی کے اوپر مشتمل ہے, یہ منصفانہ ہے, انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں, ایک میسج بھی تو جا رہا ہے. دیکھیں, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر منصفانہ ٹرائل نہیں ہوتا, لیکن جب ہم ملٹری کورٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا ISPR کی پریس ریلیز کو دیکھتے ہیں
تو ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ انصاف کے تمام تر تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جیسے بھی آپ نے بات کی, آپ کو یاد ہوگا غالباً 6 جنوری 2020 کو جو کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا تھا, کیونکہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں کے صدارتی انتخابات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا نومبر کے اندر, اور اس کے اندر ہم نے پھر دیکھا تھا کہ غالباً نومبر 2020 کے اندر یہ ہوا تھا, اور پھر 6 جنوری کو آگے جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا کیپٹل ہل کے اوپر. تو وہاں پر تو اتنا زیادہ شور نہیں مچایا گیا کہ کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ اور کس طریقے سے. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دیکھیں 9 مئی کے اندر اگر بات کرتے ہیں کہ ان جگہوں کے اوپر جو ہے یہ حملے ہوئے, اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. بہت ساری شہادتیں ہیں, بہت ساری قربانیاں ہیں, جس طریقے سے سزائیں ہوئیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونی چاہیے تھی. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی تو کسی کینٹ کے اندر اپنا شناختی کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے لیکن نہیں گھس سکتا. وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ اگر ان جگہوں کے اوپر پہنچ گئے, آپ کو ایک سیکیورٹی کا فیلئر نظر آیا, تو جو ادارے یا جو افسران جوان اس کے اندر جو ہے تھے جن کی نااہلی تھی, کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائیاں کی گئیں؟ تو بیسیکلی یہاں سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں نا کہ آپ ویسے تو کسی جگہ کے اوپر انٹر نہیں ہو سکتے, اتنی بڑی تعداد کے اندر اگر لوگ گھس گیا ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے توڑ پھوڑ کی, غلط کیا, ان کو قانون کے مطابق سزائیں ملنی چاہیے, ان کو ملی بھی, لیکن سیکیورٹی فیلئر بھی ہے, اس کو اس نگاہ سے بھی دیکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ملٹری کورٹ سے سزاؤں کا معاملہ تھا, آج بھی جو 19 مجرمان تھے ان کو عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے, اور یہ نارملی وہ لوگ تھے جن کو جو سزائیں دی گئی تھیں وہ 2-2 سال کی تھیں. اس کے اندر غالباً کوئی 1.5-1 سال سے تو وہ ویسے ہی تحویل کے اندر تھے, ان کا ٹرائل چل رہا تھا, تو 5-6 مہینے کی سزائیں رہتی تھیں, لیکن اس کے اندر ان کو ریلیف مل گیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر پاکستان کے اندر لوگوں کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے تو یہ غیر قانونی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی پارلیمنٹ نے خود اس کی منظوری دی, پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے, تو اس کے اندر کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہوا. لیکن ایک پہلو نکلتا ہے جس کے اوپر پاکستان کی تحریک انصاف کے ان لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب ملٹری کورٹس کے تحت سزائیں دی جاتی تھیں تو وہ لوگ تھے جو فوجی تنصیبات کے اندر کام کرتے تھے, انہوں نے کوئی اس طریقے سے سازش کی یا اپنا جو ان کا تھا دائرۂ کار اس سے وہ باہر نکلے, یا پھر دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے مختلف سزائیں دیں. تو یہ جو سیاسی جماعت کے ورکرز ہیں جنہوں نے کیا, تو ان کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس نے اگر کسی کو سزا سنا دی ہے تو اس کے اوپر 100% اسی طریقے سے عمل ہوتا ہے. اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ جب ملٹری کورٹس کے اندر سے آپ کو سزائیں ہوگی, اپیل کی سٹیجز اس کے بعد ہیں, اس کے بعد ہے کورٹ آف انکوائری ہے, پھر آرمی چیف سے آپ نے اپیل کرنی ہے, پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ کی آپشن ہے, پھر آپ کے پاس سپریم کورٹ کی آپشن ہے, اور پھر لاسٹ کے اوپر صدر سے آرٹیکل 45 کے تحت رحم کی اپیل ہے. یہ اس میں جو ہے بالکل کوئی یہ حرف آخر نہیں تھی یہ والی سزائیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے جیسے نقطہ اٹھایا کہ ایک سیکیورٹی لیپس بھی آپ کو 9 مئی میں نظر آتا ہے, مگر اس میں جو ہے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بنتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ طاقت کا استعمال الیجڈلی 26 نومبر کو ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہجوم کو ڈسپرس کیا گیا, اور پھر اے آئی جنریٹڈ ایک کیمپین چلائی گئی کہ جی یہ یہاں پر اتنی شہادتیں ہوئی, یہ لاشیں, اور ڈی چوک کو خون و خون دکھا دیا گیا. تو اگر جو ہے طاقت کا استعمال 9 مئی کو بھی ہو جاتا اور یا ان کو ریپیل کرنے کی کوشش کسی بھی طریقے سے کی جاتی, تو پھر تو عوام اور فوج آمنے سامنے آ جاتی, اور وہی ہو جاتا جو اس کانسپریسی کا اکثر مقصد تھا کہ جو ہے فوج جو ہے وہ اپنی ہی عوام کو یا ریپیل کرے یا ان کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا استعمال طاقت کا کرے. تو وہ چیز تو زیادہ پھر کنٹروورشل ہو جاتی. اس چیز کو بچانے کے لیے, اوائڈ کرنے کے لیے عوام اور فوج کو تاکہ ریاست اور عوام آمنے سامنے نہ آئے, تو وہاں پر آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا پریگمیٹک ایک ڈیسیژن تھا اس کو ہینڈل کرنا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کر دیں, کیا یہاں پہ بڑی بڑے سیاسی جو اجتماع تھے وہ نہیں ہوئے؟ اب تحریک لبیک کی پاکستان کی اگر ہم بات کریں, یہ اور سیاسی جماعتیں لاہور سے نکلتی ہیں, آگے فیض آباد تک پہنچ جاتی ہیں, اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, وہ اسلام آباد نہیں جاتے, جانے کی ٹرائی بھی کرتے ہیں, اعلانات بھی ہوتے ہیں, کوشش بھی کی جاتی ہے, لیکن آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو محدود کر کے ایک علاقے تک روک لیتی ہیں. اس طریقے سے تو اقدامات ہو سکتے تھے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بالکل سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے, فوج کے پاس نہ تو مذاکراتی ٹیمیں ہوتی ہیں اور نہ ان کے پاس جو ہے نا ڈنڈے ہوتے ہیں جس کو استعمال کر کے ہجوم کو روکیں, لیکن آپ کی اتنی بڑی تعداد کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. پھر ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر 500 700 یا 1000 لوگ اکٹھے ہو کر آ جائیں تو ہم اس کے اندر ان کو روک نہیں سکتے, طاقت کا استعمال کریں گے نہیں, کیونکہ پھر اس کے اندر لاشیں گریں گی اور ایک طرح کی ایک نئی گریٹ گیم کا آغاز ہو جائے گا, پروپیگنڈا ہو جائے گا, ایجنڈا سیٹنگ ہو جائے گی. تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہماری دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, فوج کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 1000 1500 یا 2000 لوگوں کو. اچھا, ایک گریٹ گیم جو ہے نا وہ پاکستان کے بارڈرز کے اوپر بھی کھیلی جا رہی ہے, اور ہم نے اس کا ایک مظاہرہ کرم کے اندر دیکھا کہ وہاں پر ایک زمینی تنازع جو ہے سیکٹیرین اینگل اس نے تبدیل کر لیا, اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے الیجڈلی انٹرنیشنل
इंटरनेशनल एक्टर्स भी इन्वॉल्व थे और मामला इतना पेचीदा हो गया कि एक खून रेजी का ना रुकने वाला सिलसिला वहाँ पे चल पड़ा। मगर आप देखते हैं कि तकरीबन 50 से ज़ायद जिरगे की नशिस्तों के बाद एक अमन मुआहिदा तय पाता है और डी वेपनाइज करने की एक ड्राइव स्टार्ट होती है कुरम के हवाले से। आर यू ऑप्टिमिस्टिक कि ये वाकई में जैसे चीज़ें तय पाई हैं अमन वाकई में आएगा, चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी और जो इंटरनेशनल एलिमेंट है कुरम के हवाले से क्या दोबारा उसको सबोताज करने की कोशिश नहीं करेगा? अच्छा, ये वाला जो करम क्या है ना, ये गालबन 1995 के अंदर इसका आगाज़ हुआ था। उस वक्त तो दो कबाइलियों की आपस के अंदर लड़ाई थी। फिर 2007-8 के अंदर हमने देखा कि एक बड़ी शदीद जंग भी हुई। इसी हवाले से ना लोगों को पता ही नहीं है कि कुरम का इशू है क्या। मिसाल के तौर पे मैंने DGISPR से जब उनकी गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि ठीक है, अली अमीन गंडापुर को आप एक साइड पे रख दें, आप कहते हैं कि सूबाई हुकूमत बेबस है, अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो कुरम जाए ना जाएँ लेकिन अडियाला जेल में हाज़िरी देने बाकायदगी से पहुँच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये तासर भी पाया जाता है और लोगों की सोच भी है कि हमारी जो पाक फ़ौज है और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो चाहें तो पाकिस्तान से जो दखल अंदाज़ी करते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारे जो इदारे हैं वो यहाँ से अफ़गानिस्तान और ईरान के अंदर भी कार्रवाई करके अपने टारगेट को निशाना भी बना लेते हैं। लेकिन जो करम के अंदर फ़िरका वराना फसादात हैं या दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनको रोकने में हमारी पाक फ़ौज और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो बेबस क्यों दिखाई देती हैं। तो इसके ऊपर DGISPR ने कहा कि ये जो करम का मामला है इसको हमें समझना पड़ेगा, इसके अंदर फ़िरका वराना फसादात और दहशत गर्दी नहीं है बल्कि इसको फ़िरका वराना रंग दिया जाता है। अभी आप गूगल पे ज़रा करें ना कुरम के अंदर, क्या वहाँ पे आपको दहशत गर्दी और फ़िरका वराना फसादात जो हैं ये नज़र नहीं आएंगे? ये ज़रूर आते हैं। और अभी जो इनका अमन मुआहिदा हुआ है उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर उसके अंदर लिखा गया है कि एक तो ज़मीनी रास्तों की बंदिश वो चीज़ नहीं होगी, फिर दूसरा ये है कि अगर कोई किसी मुजरम को पनाह देता है तो वो भी कसूरवार तस्वर होगा, और फिर यह है कि अगर आपकी आपस में लड़ाई हो जाती है, बदमज़गी हो जाती है तो आपने उसको मजहबी रंग नहीं देना, मजहबी मुनाफरत नहीं फैलानी। और टिकटॉक के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से भी बड़ी कैटेगोरिकल यहाँ पे जो है सजेशन ये आई है कि कोई भी वहाँ पर जो है ना तो उसका गलत इस्तेमाल करे बल्कि कुछ अर्से के लिए उसको बैन ही कर दिया। मुझे बताया पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी ने कहा कि टिकटॉक का आप यहाँ पे गलत इस्तेमाल कर लें। वो तो इसी तरह से होता है ना। लेकिन मसला ये है कि हर चीज़ को अगर कंट्रोल करना है तो उसका एक तरीका है। आप ट्विटर को बैन करके कि आप गैर शरई VPN के इस्तेमाल के बगैर इस्तेमाल ना कर सकें, ये सोल्यूशन नहीं है। आपको पहले तरीक़ाकार तय करना है, उसके मुताबिक चीज़ें करनी है। अगर बेहंगम तरीके से चीज़ों को रोका जाएगा, ऐसी फजूल की पाबंदियाँ लगाई जाएंगी तो फिर आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उसका भी नुकसान होगा और फिर ये रेगुलेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, ना कि बैन कल्चर की जानिब। इश्तियाक गोंदल साहब, अगर क्विक टेक आप इसके ऊपर दे दें कि हमारे इस वक्त जो अफगानिस्तान है उसके साथ जो ताल्लुकात हैं वो बड़े एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर नज़र आ रहे हैं कि आइंदा आने वाले साल के अंदर आपको क्या नज़र आता है? जैसे कि उनकी जानिब से फिर रिवेंज की धमकियाँ भी दी जाती हैं पाकिस्तान जब कार्रवाई करता है किसी भी किस्म की। और इसके अलावा हमने देखा है कि मोहम्मद सादिक स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान, उनकी भी दोबारा तैनाती, ये तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। तो ऐसे में क्या साथ में जो है वो टॉक फाइट वाली क्या बात हो रही है, जो कि माओ की एक स्ट्रैटेजी थी अमेरिका के साथ डील करने की, जी टॉक फाइट से ही मफामत निकलती है, क्या ऐसा ही है? हाँ, ये जो अफ़गान तालिबान के साथ हमारा मामला है, अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत के साथ, ये बड़ा पेचीदा है। जब तक अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से पाकिस्तान के साथ मौसर तरीके से इंतज़ामात इक़दाम करके तावन नहीं करती, तब तक मेरा ख्याल है कि दहशत गर्दी के वाक़यात इसी तरीके से बदकिस्मती के साथ रूनुमा होते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत को कायल किया जाए कि ठीक है, आपके साथ हमारे बरादराना तल्लुकात हैं, हम बिल्कुल उनको मुतासर नहीं कर सकते, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से पाक अफ़गान बॉर्डर को सिक्योर बनाया है। वहाँ हमने फेंसिंग का अमल मुकम्मल किया है, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से इक़दाम किए हैं, तो आप थोड़ा सा जो है हमारे साथ तावन करें। लेकिन आप देखना यह है कि अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से पाकिस्तान के साथ कोई तावन करती है या नहीं करती। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खुदा न खास्ता ना किया तो फिर वहाँ से तो हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करने की। फिर उनको चुन चुन कर मारा भी जाएगा और अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अमन खुद भी इसी तरीके से ताख़ीर का शिकार रहेगा और वहाँ पर अमन का क़याम मुमकिन नहीं हो पाएगा। और इवन अफ़गान रजीम के भी इंटरेस्ट में यही बात सामने आती है कि कोई भी उनकी सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे, चूँकि डेफिनेटली उनका लेजिटिमेसी का रिकग्निशन का इस वक्त मसला है और पाकिस्तान की इस हवाले से भी उनके ऊपर बड़ी लेवरेज नज़र आती है। इश्तियाक गोंदल साहब, आपकी कीमती एनालिसिस का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने देखा कि कैसे हमने जो पाकिस्तान 2024 के अंदर जो हमारे मल्टीट्यूड ऑफ इशूज़ थे उनकी जानिब तो हमने देखा वो चैलेंजेस इस वक्त भी मौजूद तो हैं, मगर इस वक्त पाकिस्तान को एक बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच की ज़रूरत है। ख्वाह वो सियासत के हवाले से, अगर आपने जो है अपना पॉलिटिकल कल्चर जो है इस तरीके से आपने नेविगेट करना है आइंदा आने वाले साल के अंदर कि उसमें जो दोबारा से वही वाली जो है
इंतशार और शोरिश वाली सियासत ना हो जैसे हमने 2024 के अंदर देखी, तो आपको दोबारा जो है इंगेजमेंट करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आपने मईशत को, इक्तिसादियात को दुरुस्त करना है, उसके लिए भी यही ज़रूरी है कि सियासी अदम इस्तेकाम को आप जो है कंट्रोल करें। चूँकि जो आपका मुल्क के अंदर जो ये सियासी शोरिश होती है, इसका फ़ायदा आपके नॉन स्टेट एक्टर्स उठाते हैं, आपके दुश्मन ममालिक उठाते हैं, और उसका हमने एक अमली मुजाहरा इस फॉर्म में देख लिया कि कैसे पाकिस्तान के अंदर देयर वाज अ रिलेटिव सर्ज इन टेररिस्ट अटैक्स, और हमने देखा कि हमारे कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो वो भी कैसे शहादतें नोश करते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर हम जो है एक ग्रैंड पॉलिटिकल कंसेंसस के ज़रिए से ही इन तमाम बड़े बड़े चैलेंजेस को नेविगेट करेंगे। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।